हेलो टू ऑल, साहिब हियर। आज हम बात करेंगे कि पैलेस्टाइन जैसी कंट्रीज में क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये भी देखेंगे कि ऐसी कंट्रीज के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ की महंगाई बढ़ती जाती है और कुछ सही सटीक डिसीजन ना लिए जाए तो देश बर्बाद होने के कगार पर भी आ सकता है। जैसे कुछ डिकेट्स पहले हम लोगों ने देखा था कि वेनेजुएला में यूएसए के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। इवन कि वहाँ पर ब्रेड लेने के लिए तुम्हें जेब भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। मतलब वहाँ पे करेंसी का इतना बुरा हाल हो चुका था कि वहाँ की वैल्यू बहुत कम हो चुकी थी उसकी करेंसी की। और अभी कुछ 2-3 साल पहले हमने अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को भी देखा था, जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और सबसे डेंजरस जो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं वो ले सकते हैं कि इसराइल के जो आतंकी हमला हुआ था फिलिस्तीन के ऊपर, उसकी वजह से फिलिस्तीन में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि वहाँ की जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बात हम लोग कर रहे थे कि पैलेस्टाइन में अगर एक 10 किलो आटे की अगर बोरी की बात की जाए, जिसको फ्लार बोलते हैं, वो वहाँ पर मिल रहा है $100 का। अब इसका मतलब क्या है? देखो, $100 अगर हम लोग आज बात करते हैं $1 की कीमत इंडियन रुपये के हिसाब से, जो हिस्टोरिकल भी है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 85 रुपीज़ हूँ $1 में। तो इस हिसाब से अगर हम $100 की बात की जाए करते हैं तो हो जाएगा 8,500 रुपये। 8,500 की 10 किलो की आटे की बोरी मिलती है, जो कि ये तो बहुत ही बेसिक नीड है। तो मतलब बिना रोटी के बिना खाने के तुम सर्वाइव कैसे करोगे? तो ये जो महंगाई का सिलसिला है ये चालू कैसे होता है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फिर बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग टर्म्स पे नहीं जाएंगे अभी, ये तो अलग मैटर। हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेटास की और फैक्ट्स की, कैसे तुम अपने इकोनॉमिक्स को ग्रो कर सकते हो, मतलब उन एग्जाम्पल को देखकर जो तुम्हारे सामने रूबरू हो रहे हैं, तुम्हारे सामने एग्जिस्टेंस में है। एक और बात करें, जैसे वहाँ पे हमने एक बात की थी टेंट की। तुम्हें टेंट पता होगा, तुम लोग हिंदी में इसको बोलते हो तिरपाल। कोई नहीं, जो क्या कहते हैं, जब घर बनता होता है, छत नहीं होती तो ऊपर हम लोग पल्ली डाल देते हैं, उसको पल्ली भी बोलते हैं। तो अमूमन तिरपाल जो होता है वो हम लोग क्या क्या मिलेगा, जैसे मान लो 2,000 का बहुत हो गया, 2,000 इनफ, 2,000 इनफ। वहाँ पे इसकी कीमत क्या पता? वहाँ पर एक बात की थी, वो कह रहा था $400 से लेके $800 के बीच में यहाँ पर तिरपाल यानी टेंट मिल रहा होता है। इसको बहुत जगह में किरमिच भी बोलते हैं, तो लोग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से समझ सकते हो। तो अगर बात की इसके एवरेज में निकाले तो 8 + 4 दैट इज 12, 12/2 यानी $600। और $600 कितना बना पता? लगभग 50,000 रुपये, यानी लगभग 50,000 रुपये। 2,000, अब जान सुनना क्या बताने आ रहे हैं। जो चीज़ इंडिया में 2,000 रुपये की मिल रही है, वही चीज़ फिलिस्तीन में 50,000 की मिल रही है। 50,000 यानी लगभग 25 गुना ज़्यादा कीमत हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में पीपीपी। पी मतलब परचेसिंग। अब एक चीज़ समझाने वाले हैं, देखो, परचेसिंग पावर पैरिटी। क्योंकि तुमने भी कभी सोचा होगा कि जब इंडिया में गरीबी इतनी है तो इंडिया क्यों नहीं बहुत सारे नोट छाप लेके सबको बांट दे। मतलब जो करेंसी है यहाँ की, जो अमाउंट है, उसकी वैल्यू तो वही है, उसको बताने भी। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग नोट छापते रहे सभी गरीब को देते, ताकि क्या हो जाए, गरीबी कम हो जाए। ऐसे गरीबी कम नहीं होती और बढ़ जाती है। कैसे? इसी को समझाना है पीपीपी से, ट्रिपल पी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है तुम्हें बताते हैं। इसका ये मतलब होता है, मान लो 100 रुपये में अगर कोई इंडिया की जगह ले लो एक्स, 100 रुपये में यहाँ पर तुम्हें 100 आलू मिल रहे हैं। अब इंडिया की दूसरी जगह ले लो वाई, वहाँ पर 100 रुपये, वहाँ पर 100 रुपये से आलू सिर्फ 10 मिले। तो फायदा किसमें? डेफिनेटली जो एक्स जगह पर उसमें फायदा है। इसको बोलते हैं कि जो एक्स जगह है वहाँ पर पीपीपी ज़्यादा है, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू वाई जगह जहाँ पर परचेसिंग पावर पैरिटी कम है। क्योंकि यहाँ पर 100 रुपये के सिर्फ 10 ही आलू मिल रहे हैं और वहाँ पर 100 रुपये के 100 आलू मिल रहे हैं। इसी को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। अब वही चीज़ आ गई, यहाँ पर 2,000 का जो टेंट मिल रहा है वही फिलिस्तीन में 50,000 का टेंट मिल रहा है। यानी क्या कर सकते हैं, इंडिया की इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबल है, यानी यहाँ की इकोनॉमिक्स क्या है, स्टेबल है। अभी जो वर्ड लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स स्टेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय स्थिरता। ठीक। अब चीज समझो, जो टेंट 2,000 का मिल रहा है वही टेंट यहाँ पर फिलिस्तीन में 50,000 का मिल रहा है, यानी पीपीपी ट्रिपल पी वहाँ पे बहुत ही डाउन हो चुकी है। अब इसके रीजन क्या है? यही रीजन होता है जो तुम्हारे देश में इन्फ्लेशन तैयार करता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं देशी भाषा में महंगाई। इकोनॉमिक्स में महंगाई को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक ना? हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किसी भी कंट्रीज को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ये टर्म्स समझना, क्योंकि इन टर्म्स के अलावा तुम इकोनॉमिक्स को रत्ती भर भी नहीं समझ सकते हो। जैसे अफ्रीका का हाल क्या है, अगर तुम्हें ये सब चीज़ समझ में आती है तो तुम अगर मान लो एक अधिकारी बना दिए जाते हो वहाँ के, कि चलो तुम्हें एक मौका दिया जाता है अफ्रीका की कुछ कंट्रीज को सुधारने के लिए, तो तुम क्या क्या कर सकते हो? तो इन टर्म्स के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इन टर्म्स की तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हारी डिसीजन जो मेकिंग होगी उस कंट्रीज की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए तो बहुत ही काबिल तारीफ होगी। अब हम लोग बात करते हैं सीधा और सीधा यहाँ पर रीजन पर। तो पहला रीजन क्या होगा इसका? देखो, तो जितनी भी कहानी समझाई आई गेस कि तुम लोग को थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा होगा। अब रीजन देखो क्या होते हैं। अब बात करते हैं रीजन की। एक मिनट, रीजन पहले यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले रीजन की बात करते हैं, वो है इजराइल के इकोनॉमिक्स। तो पहला रीजन है इजराइल के इकोनॉमिक्स रिस्ट्रिक्शंस एज वेल एज बॉर्डर कंट्रोल। तो पहला रीजन है इजराइल का इकोनॉमिक्स रिस्ट्रिक्शन और बॉर्डर कंट्रोल। मतलब क्या हुआ, पहले हम समझाते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो ये मेरी कंट्री है, ठीक। अब जब बाहर से कोई चीज आती है तो उसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इंपोर्ट। मतलब हमने अगर मान लो अमेरिका से कोई सामान मंगाया तो वो सामान मेरे इंडिया के अंदर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट, पहली चीज।
तो अगर ये बॉर्डर क्लोज है, बॉर्डर बंद है, तो बाहर का सामान तो अंदर आ ही नहीं पाएगा। अब मान लो बाहर का वो सामान जो हमें मंगाना था वो वहां से आने पर भी सस्ता था, ठीक। अब बाहर से कोई भी सामान नहीं आ रहा। इसको इकोनॉमिक्स में एक टाइप होता है इकोनॉमी का, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, जो हम लोग कहते थे कि ये नॉर्थ कोरिया में इंप्लीमेंट की जाती है आज भी, बट ऐसा होता नहीं, वो अब किताबों में ही है क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे एक भूटान में है, भूटान कंट्री है, वहां पर क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है बाहर से कोई भी सामान अंदर नहीं आएगा, अंदर का कोई भी सामान बाहर नहीं आएगा, जो भी देश के अंदर के रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उन्हीं का वहीं की जनता इस्तेमाल करेगी। लेकिन ऐसा आज कोई भी कंट्री नहीं है कि जो दूसरे देशों से सामान ना बनाया हो, दूसरे देशों से कोई सामान ना मंगाता हो ना, गुड्स बोलते हैं इसको, गुड्स, सामान को इकोनॉमी में गुड्स बोलते हैं। तो पहली चीज इंपोर्ट नहीं हो रहा है। अब जब इंपोर्ट नहीं हो रहा होगा तो यहाँ के जो सामान होंगे वो अगर इसी कंट्री में बन रहे हैं तो अच्छी बात है, बट ये कंट्री से अगर बाहर पहले आ रहे होते हैं और अब बंद कर दिए तो यहाँ पर उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा कि चलो आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अपने इंडिया कंट्री में आईफोन की बहुत भरमार है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब यहाँ पर बचे सिर्फ और सिर्फ 100 आईफोन। अब ध्यान सुनना, 100 आईफोन बचे हैं और उनकी कीमत चलो मान लेते हैं 1-1 लाख रुपए, ठीक। अब क्या हो रहा है कि जैसे डिमांड बढ़ी तो सोचा कि चलो बाहर से और आईफोन्स मंगा ली जाए, ताकि 100 आईफोन की जगह पर 500 आईफोन हो जाए और फिर और अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ वजह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए। जैसे यहाँ पर लिखा ना, इजराइल का इकोनॉमिक्स रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर इंपोर्ट अब नहीं हो रहा है। यानी ये जो 500 और आईफोन आने थे वो नहीं आ रहे, अब सिर्फ और सिर्फ 100 ही आईफोन है। लेकिन आईफोन की मार्केट को तो कमाना है मुनाफा, ठीक। मुनाफा क्यों, दूसरी बात है, इसको मुनाफे भी कह सकते हो, इकोनॉमिक्स में इसको कभी कभी मजबूरी भी कहते हैं। मजबूरी क्या है बता रहे हैं, ये वही मजबूरी है, तुम लोग लोकल लेवल पे देख सकते हो कि टमाटर एक हफ्ते पहले कुछ और प्राइस था और अब आसमान छू रहा है। देखो मतलब एक आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए की है, तो मान लो ये 3 बंदे हैं, 4 बंदे, 5 बंदे, ये 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन आईफोन ने सोचा यार मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 100 ही पीस बचे हुए हैं, क्यों ना इसके प्राइस बढ़ा दें। देखो प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि प्राइस बढ़ाने से जो 5 लोग हैं हो सकता है कंपटीशन कम हो जाए, कि अब इसमें से 2 लोग सोचे कि चलो 5 लाख हो गया अब तो नहीं खरीदेंगे, बट अभी भी 3 लोग तैयार हैं। मतलब समझे, आईफोन की कीमत 1 लाख से डायरेक्ट बढ़ गई 5 लाख, उसमें से 5 लोगों ने, 2 लोगों ने मन बना लिया कि अब हम नहीं खरीदेंगे। अब 3 लाख लोग अब भी हैं। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, यही मजबूरी है और मुनाफा भी है कि मुनाफा भी मिल जाएगा, यानी 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मजबूरी ये है कि यार आईफोन तो 100 ही बचे हैं, इन्हीं से पूरी मार्केट बन चलानी है। सोचा नहीं 3 लोग नहीं, अभी और छाटते हैं, अब कर दिया 10 लाख, लेना हो लो नहीं तो चले जाओ। अब ये भी मजबूर है, 2 लोग खड़े। अब एक जो बंदा जिसके पास जेब में अच्छी खासी रकम होगी, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास मनी होगी, परचेसिंग पावर होगी, वही परचेस कर पाएगा एक आईफोन को। मतलब समझे, क्या आईफोन की क्वांटिटी बढ़ी, बिल्कुल नहीं। आईफोन 100 से एक ही बेचना था और एक ही आईफोन की कीमत जो पहले 1 लाख थी अब कितनी होगी, 10 लाख रुपए। देखो महंगाई कैसे बढ़ गई, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। पैसा हो तो लो, नहीं तो और भी प्राइस बढ़ा जा सकते हैं, है ना। तो एक बंदे ने, 5 में से एक बंदे ने आईफोन को परचेस कर लिया, ऐसे महंगाई बढ़ती है। यानी 1 लाख से 5 लाख से पूरे 10 लाख, लेकिन आईफोन की क्वांटिटी वही एक ही रही। अब इसी को तुम बहुत ही रैंडम सोचो टमाटर के पर्सपेक्टिव से। टमाटर मार्केट में सिर्फ 10 है, मान लो 10 टमाटर है, अब भरमार डिमांड तो बहुत है, तो टमाटर क्या कर दो, महंगा कर दो भैया, जिसके पास जेब में पैसा होगा वही खरीदेगा, अदरवाइज खरीदना कोई बंद कर देंगे। तुम्हारे फैमिली में भी ऐसा होगा, कुछ सामान जैसे बहुत पहले आता था, जैसे आज की महंगाई को देख के फ्रूट्स, पहले फ्रूट्स तो आम थे, कोई भी खा सकता था, लेकिन अब ये थोड़ी लग्जरी आइटम बनते जा रहे हैं। मतलब अगर आप अमीर हो तभी डेली तुम अनार खा सकते हो, तभी डेली तुम सेब खा सकते हो, डेली तुम संतरा खा सकते हो, है ना, डेली ग्रेप्स अंगूर खा सकते हो। क्या ये गरीब आदमी अब डेली खा सकता है, नहीं। लेकिन 20 साल पहले क्या था, तुम लोग अपने फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो कि 20 वर्ष पहले, 20 साल पहले क्या होता था, ये चीज़, सभी चीज़ें ऐसे खा लेते थे हम लोग। बट अब क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। तो चीज़ समझ में आ गई कि अगर बाहर से चीज़ मंगाई ना जाए तो अंदर ही की कंट्री में जो चीज़ होती है वो अपने आप महंगी होने लगती है, पहली चीज़ ये। अब जैसे फिलिस्तीन की बात करें, वहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, वहाँ की जो लोकल मार्केट्स वो खत्म हो चुकी हैं। वहाँ की जो मार्केट्स थी, जो इंपोर्ट यानी जिसको हिंदी में आयात बोलते हैं, उस पर डिपेंड थी, वो भी क्या है, इजराइल ने बमबारी करके हटा दी है। तो जब वहाँ पर कोई चीज़, जैसे मान लो आटा आता रहता है ना, गल्फ कंट्री की बात बता दें, गल्फ कंट्री में जितना भी अनाज आता है ज़्यादातर वो कहाँ से आता है, अपने इंडिया से ही आता है ना। उसके एवज में हम लोग फिर अदर चीज़, अदर गुड्स खरीद लेते हैं। तो अनाज का बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया का भी है। खैर, यहाँ पर आटा पहले आता जाता था, लेकिन वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस हो गए। आज भी देखो गाजा स्ट्रिप में बॉर्डर क्रॉस है। अब बाहर से तो सामान आ नहीं पा रहा है और अंदर सामान बन नहीं पा रहा है, क्योंकि सब तबाह हो चुके हैं। तो क्या जो वहाँ पर पहले से ही मान लो 100 किलो आटा था, क्या महंगा नहीं होगा, ऑफकोर्स महंगा होगा। तो इसी वजह से देखो सबसे पहले स्टार्ट किया था कि जो $100 की आटे की बोरी मिल रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि आटा बाहर से आ नहीं पा रहा है और अंदर देश के बन नहीं पा रहा है। तो ये होता है इंपोर्ट का सिस्टम। यानी इंडिया में भी अगर कोई भी चीज़ सामान बाहर का आता है इंपोर्ट, और अगर वो ऐसा नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, इंडिया ने किसी तरीके से रोक लगा दी, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, जिससे उसको जनता नहीं खरीद पाएगी। इसका कभी कभी कंट्रीज अच्छा फायदा भी उठाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर चाइनीज आइटम बहुत आता है, अब अपन लोग को बाइकआउट करना है, तो बस हम लोग होल्डिंग लेके नहीं खड़े हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, सरकार करेगी कि चाइना से आने वाला जो माल है, गुड्स है, उसका इंपोर्ट बंद कर देगी। उसका इंपोर्ट जब बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो मोबाइल आ रहे थे अब वही बचे हुए मार्केट में, वही महंगे हो जाएंगे। और जब महंगे हो जाएंगे क्या इंडियन खरीदेगा, बिल्कुल नहीं। तभी वो स्विच कर जाएगा इंडियंस आइटम पर। क्लियर है। तो जो बाइकआउट करने वाला मामला होता है वो हम लोग से नहीं मतलब होता है, वो बस हम लोग एक अपना जोश दिखा सकते हैं, आर्टिकल 19 का यूज़ करते हुए अपनी राय, सजेशन, एडवाइस और अपना जो क्या कह सकते हैं एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं सरकार को। बट अगर वाकई में बैन करना है तो सरकार अगर ठोस नियम आती है, इंपोर्ट बंद कर देती है, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बैन हो जाएगा। हम लोग को कुछ करने की नीड नहीं है। तो पहली चीज़ क्लियर हुई, पहला रीजन क्लियर हुआ कि कहाँ गया, फिर से लिख लो। ये ध्यान रखना, सिर्फ फिलिस्तीन के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचो, पूरे वर्ल्ड में सोचो ये कैसे किया, कहीं भी महंगाई इतनी से बढ़ती तो यही रीजन होंगे। तो पहला क्या समझ में आया,
कि इसराइल ने इकोनॉमिक्स वहाँ की इकोनॉमिक्स पर क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और बॉर्डर वहाँ पर क्लोज कर दिए हैं। दैट्स वाई इंपोर्ट हो नहीं पा रहा, और जब इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो वहीं अंदर की चीज़ जो हो रही है वह महंगी होती आ रही है। ठीक, अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हो जाती है, दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो कह सकते हैं सप्लाई चेन बंद कर दी गई है, सप्लाई चेन क्लोज्ड। ठीक, कह सकते हो लंबी लड़ाई और कन्फ्लिक्ट की वजह से ही ट्रेड और जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ का इंटरप्ट हो चुका है। इंटरप्ट मतलब कैसे तो तबाह हो चुका है ना, डिस्टर्ब हो चुका है। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया। अब देखो, बात की जाए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वहाँ का ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मतलब खत्म हो चुकी है। सड़कें हो गए, रेलवे हो गए और एयरपोर्ट पहले तो थे नहीं, बट जो प्राइवेट थे वो भी तोड़ दिए गए हैं। और उसके बाद बंदरगाह, वहाँ के सी पोर्ट सारे तबाह हो चुके हैं। और जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, बिजली है नहीं वहाँ पर, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स थे वही बस बचे हुए हैं। जैसे सोलर पैनल से बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो फ्यूल थे वो तो तबाह हो चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन है व्हीकल का, वो भी तबाह हो चुका है। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से भी इकोनॉमिक्स बिल्कुल डाउन हो जाती है और कह सकते हैं महंगाई बढ़ जाती है। और बात की जाए जैसे वहाँ की शिक्षा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंट्रीज़ का, कि अभी लोग पढ़ेंगे, अभी जनता पढ़ेगी, अभी बच्चे पढ़ेंगे, तो आगे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए, जो कि वहाँ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो शिक्षा है नहीं वहाँ पर, क्योंकि स्कूल्स तबाह कर दिए गए, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में तो चुन चुन के बम बारी हुई है, तो वीडियोज़ भी सामने हैं। और हॉस्पिटैलिटी खत्म है। और हाँ, हॉस्पिटैलिटी से याद है कि हॉस्पिटल्स भी तबाह हो चुके हैं, जैसे क्लिनिक्स तबाह हो चुके हैं, डॉक्टर्स को चुन चुन के मारा गया है। और फिर यही बात की जाए तो फिर उसके बाद जो मेन अहम चीज़ होती है वाटर सप्लाई भी तोड़ दी गई। वहाँ की पानी की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, इधर उधर से लोग पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से सैनिटेशन यानी जो सफाई है वो भी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना। वहाँ का जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी टूट चुका है। वहाँ के इंटरनेट्स, टेलीकॉम्स और डेटा स्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, सारी चीज़ तबाह हो चुकी हैं। वहीं बात की जाए इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री बची भी नहीं, क्योंकि एक कंपनी मतलब तबाह हो चुकी है। एग्रीकल्चर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, जितनी भी खेती बाड़ी होती थी वो भी तबाह हो चुकी है। कुल मिला के कहने का है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी डायमेंशन होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो सारे मोस्ट तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जिससे वहाँ की इनकम, जो सोर्स था इनकम का, वो खत्म हो चुका है। और ये भी बहुत अहम होता है किसी भी इकोनॉमिक्स को बूम करने के लिए, जो कि यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की अब कोई भी चीज़ नहीं बची, गिने चुने मुश्किल से कुछ हॉस्पिटल्स बचे हुए हैं बस। और जितने भी इन लोग की रहन सहन है वो बस डेली रूटीन के हिसाब से, जितना भी बाहर से, हालांकि ऐसे इंपोर्ट बंद है, बट मिस्र की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर भेजा जाता है खाने पीने के लिए, बस थोड़ा ही खाना पीना है। इसलिए थोड़े खाने पीने की वजह से ही, यानी थोड़ी अमाउंट की वजह से यहाँ पर इन सब चीज़ों पर बहुत ही महंगाई बढ़ी हुई है। फिर अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज तो बचे ही नहीं, क्योंकि बमबारी से पूरे खत्म ही हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़, यानी ये सारे रीजन भी होते हैं किसी भी देश में गरीबी को लाने के लिए, क्या कह सकते हैं, उस कंट्री में महंगाई के लिए। और फिर मेन चीज़ जो आती है, अपना इंडिया भी उसको प्रेफर करता है कि वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल तुम्हारी तभी अच्छी होगी, या ग्रीन इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, वो तभी अच्छी होगी जब वहाँ पर तुम अच्छे सुकून के इन्वायरमेंट में, यानी पर्यावरण में रहोगे। सुकून की सांस नहीं होगी, तुम जितने भी फैक्ट्री में काम कर लो, घर पे जाके या कुछ सालों के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ डिसीज हो ही जाएगी, जिसकी वजह से तुमने जितनी भी सेविंग्स की होगी इकोनॉमिक्स के टर्म में, वो सारी तुम्हारी सब बेकार चली जाएगी। वही काम है कि कुछ सालों तक हमने 20 लाख कमाए, लेकिन बीमारी ऐसी लगी कि 10-30 लाख तो ऐसे चलेगा, यानी 10 लाख का और घाटा हो गया। तो ये सारी रीजंस भी होते हैं किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ की गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है और वहाँ पर महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। तो आई गेस तुम लोग को बहुत सारा अंदाजा हो गया होगा कि कोई भी कंट्री कैसे गरीब हो जाती है, या कोई भी कंट्री में जो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन रेट होता है, जो महंगाई होती है, कैसे बढ़ती जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही रीजन हमने बताए, सिर्फ दो रीजन है जो बेसिक्स है। बात कीजिए कि अगर इसी को तुम्हें रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब देश को गरीब से अमीर लाना है, और जो तुम्हारी मनी पावर है, मनी पावर या मनी वैल्यू जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, इसको हम लोग बोलते हैं मनी वैल्यू, ये ज्यादा हो जाए, इसलिए क्या करोगे, बस जितनी चीज रीजंस बताएं उसको रिवर्स मार दो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब क्योंकि पैसा तो है नहीं, ये करेगा कौन, इसीलिए पूरी दुनिया में एक ऊपर बैठा है सरबरा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब कोई भी देश पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, जस्ट लाइक श्रीलंका, जस्ट लाइक पैलेस्टाइन, तो IMF जो है सपोर्ट करता है। अभी भी ये सपोर्ट करना देखा होगा तुमने, यहाँ के बहुत से संस्था चली थी, इजराइल ने इनके ऊपर भी बम लगा दिया, तो इन्होंने क्या कहते हैं फिर अपनी जो मेन हेड है UNO के मुताबिक इसराइल को आतंकवादी संगठन के फॉर्म में लाने की कोशिश की थी। तो इसराइल ने फिर उल्टा पलटवार करके कहा था कि UNO के खिलाफ हम ये देख लेंगे, वो चलता रहता है, क्योंकि मेन पावर उन लोगों की पैसा कमाना, सूद कमाना, इंटरेस्ट लेना, तो अलग चीज़ है वो, अलग चीज़ है वो, ठीक है ना। दूसरी बात, जो परचेसिंग पावर पैरिटी उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन रोल जो है पूरी वीडियो का या पूरी इकोनॉमिक्स का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, वो कंट्री भी बेकार है, कंट्री का मतलब देश के लोग भी बेकार रहेंगे, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं रहेगी। और अगर किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ही अच्छा होगा, वो कंट्री उतनी ही जल्दी डेवलप हो पाएगी। यही इकोनॉमिक्स का मेन मोटो होता है। अब बात वो करते हैं कि जैसे कोई भी कंट्री जितने भी मनी छाप ले, क्यों नहीं छापती। हमने कहा मेरा देश बहुत गरीब है मान लो, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं करती कि मनी छापते जाए, नोट छापते जाए, और सबको 100-100 रुपए, सॉरी, सबको लाख-लाख रुपए कमा दे, सबको लाख-लाख रुपए पकड़ा दे और सब अमीर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसा समझ लो पूरी दुनिया का एक हेड बैठा हुआ है, उसने कहा है कि जो भी देश मेरे पास मान लो 100 किलो, मान लो ये सब इमेजिनेशन है, लेकिन असल में यही होता है, मान लो 100 kg सोना जब जमा करोगे, तभी तुम अपने जैसे इंडिया में 100 नोट छापाओगे। ठीक, अब यहाँ पे आंकड़ा थोड़ा अच्छे समझना, क्या समझाना चाह रहे हैं। 100 किलो सोना जब इंटरनेशनल कोई हेड है उसके पास जमा करोगे, इसको फॉरेन एक्सचेंज भी बोल सकते हो, ये वही बता रही है, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। मतलब
तुमने 100 kg सोना जमा किया। अभी सोना फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ऐसी मुद्रा जिसमें कंपैरिजन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी यूज की जाए, उसको जैसे बोलते हैं आज डॉलर। पूरे इंडिया की जीडीपी, सॉरी पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज होती हैं उसकी जीडीपी या जितने भी हम लोग बैलेंसिंग मोड में या जितने भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो हम लोग नापते हैं डॉलर्स में। तो यानी फॉरेन एक्सचेंज या जितना भी सोना गोल्ड जमा होगा इस इंटरनेशनल संस्था में, उसी हिसाब से तुम नोट छाप सकते हो। फिर से आते हैं, तुमने 100 kg सोना जमा किया तो 100 नोट ही तुम छाप पाओगे, समझे। अब अगर हमने कहा कि नहीं हमें तो भैया 1000 छापना है, वो कहेगा छाप लो, लेकिन उसकी कीमत वही होगी जो 100 kg सोने की होगी। मतलब पहले जो 100 kg जो सोना था उसकी तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे 100 नोट के बराबर थी। अब तुमने जबरदस्ती करके कहा कि नहीं भैया हमें तो मान लो 1000 नोट छापने, तो कहेगा छाप लो, लेकिन उसकी कीमत वही होगी 100 kg के ही बराबर। आई गेस कि तुम लोग समझ गए होगे। फिर से एक बार देख लो, थोड़ा भयंकर चीज होती है। 100 किलो सोने की कीमत मेरी कितनी थी, 100 नोटों के अंदर थी। मतलब मेरे एक नोट की पावर 1 kg सोने के बराबर है। अब हमने कहा नहीं हमें तो भैया 1000 नोट छापने, तो उसने कहा छाप लो, लेकिन तुम्हारी वो नोट की वैल्यू गिर जाएगी। इसका मतलब क्या, देखो 100 kg सोना, 1000 तुमने नोट छापे। अब क्या हुआ, मतलब अब हुआ मतलब 1 kg सोने की कीमत तुम्हारे किसके नोट के बराबर होगी, 10 नोट के बराबर होगी। ये डिफरेंस होता है। अभी तुम्हारे एक नोट की कीमत किसके बराबर थी, मतलब एक नोट से तुम 1 kg सोना खरीद सकते थे। अब क्या हुआ, अब भैया तुम्हें वही 1 kg सोना खरीदने के लिए तुम्हें 10 नोट की नीड होगी। समझ पाए, यानी क्या हो गई, पी परचेसिंग पावर पैरिटी मेरे कम हो गई। परचेसिंग पावर पैरिटी जो है मेरी करेंसी की कम हो गई। पहले एक नोट में काम हो जा रहा था, अब 10 नोट में काम हो रहा है। इसी वजह से ये गरीबी बढ़ जाएगी, समझे ना, गरीबी बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे और समझ लो, हमने कहा कि एक नोट की वजह से हम मान लो डेली हम चलो ब्रेड लेते हैं, एक नोट से हम एक ब्रेड खरीद ले रहे हैं, ये कंडीशन। अब क्या हाल हो गया, नोट ज्यादा छाप दिए, अब हमें 10 नोट खर्च करने पड़ रहे हैं एक ब्रेड के लिए। अब इसी की अगर लाखों में बात कर लो तो समझ जाओगे। 1 लाख का मोबाइल अभी चल रहा है, या 1 लाख की गाड़ी, तुम्हें याद होगा कुछ सालों पहले 1 लाख की गाड़ी खरीद लेते थे, अब वही गाड़ी कितने की खरीदनी पड़ेगी, 10 लाख की। तो नोट छापते जाओ, गरीबी में घुसते जाओ। ये होता है फाइनेंस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक या वित्तीय स्थिरता। जितनी कंट्री की वित्तीय स्थिरता, फाइनेंस स्टेबिलिटी अच्छी होती है, उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी उतनी अच्छी होती है, उसके नोटों की कीमत उतनी अच्छी होती है। यानी ये साफ साफ मतलब होता है कि जितने नोट छापोगे उतने गरीब होते जाओगे, अगर तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज या सोना नहीं है उस मात्रा में जितना कि तुम्हें एक इंटरनेशनल संस्था में जमा करना होगा। आई गेस कि तुम लोग समझ गए। तो यही रीजन है कुछ कंट्रीज क्यों आज गरीब है, कुछ क्यों अमीर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ। तो मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे टॉपिक्स के साथ जो तुम्हारा डिपेंड होगा ज्योग्राफी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को कवर अप करेंगे।